हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने ये स्टोरी अपडेट की हो। लगभग 3 महीने पहले मैंने इसका लास्ट एपिसोड अपलोड किया था और उसके बाद मैं आज जाकर के इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। सो गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि पिछली जो स्टोरी है ना, बैक स्टोरी, आप सब कुछ भूल चुके हो। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, आप जाकर के वहाँ से इसके पुराने एपिसोड्स को देख सकते हो अगर आपको स्टोरी याद नहीं है तो। और अगर आप नए आए हो तब भी आप जाकर के वहाँ से स्टोरी को सुन सकते हो, ताकि वो स्टोरी का फ़्लो जो है वो मैनेज रहे और इधर उधर हो ना जाए। इसके अलावा मैं थोड़ा सा स्टोरी लाइन बता दूँगी कि हमने कहाँ पढ़ के स्टोरी को छोड़ दिया था। एक्चुअली ये स्टोरी थी जिसमें विंग एक बहुत ही नटखट सा ओमेगा राजकुमार है। फिनिक्स और ड्रैगन राज दोनों उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इंसानी दुनिया में रहता है और इंसानी दुनिया में ही उसे एक इंसान जिसका नाम वांगजी है उससे प्यार हो जाता है। उसका लानसान जो इंसानी दुनिया में रहता है और लगभग 34 साल का है। विंग जो अभी बस 17 साल का है, उससे दुगनी उम्र के इंसान से विंग को प्यार हो जाता है। बाद में वांगजी गायब हो जाता है और विंग उसे ढूंढता है। बाद में ये भी पता चलता है हमें कि असल में लानसान कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर किंगडम का किंग लान वांगजी है, जो कि विंग की ही बहन जीही उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। विंग जो अपने आप को हर्ट कर लेता है और उसमें जो जहर था वो जहर असल में वांगजी ने वहाँ रखा था। इसकी वजह से उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर किंगडम के लोग कर सकते थे। इसकी वजह से डील होती है और जीही को वांगजी से शादी करनी पड़ती है। उसके बाद वांगजी, विंग और जीही साथ में उसके राज्य में रहते हैं। तब विंग जिसे सब कुछ याद आ जाता है। दूसरी तरफ काय और फैंशिंग वो खुद भी आपस में बात करते हैं। काय उसे उसकी और खुद की सच्चाई बताता है। फिर हम पास्ट में चलते हैं। पास्ट में हम देखते हैं एक बहुत नटखट सा राजकुमार वांगजी, जो कि असल में कई बार वेशभूषा बदल करके घूमने जाया करता है अपने राज्य में आम इंसान की तरह। दूसरा हम देखते हैं विंग, जो कि एक सैनिक का बेटा है और वो उनके साथ में रहता है, अकेला रहता है। कभी वो एक दिन महल आता है, वांगजी से मिलता है, उन दोनों का आपस में प्यार होता है। इस बात की जानकारी विंग के माता पिता और महाराज महारानी को पता चलता है। फिर बाद में वो उन दोनों का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में विंग और वांगजी दोनों पास हो जाते हैं। उनकी शादी तय की जाती है। वांगजी की डेस्टिनी में ये लिखा होता है कि वो राजा बनेगा, तो उसके राजा बनने की घोषणा भी कर दी जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, बस किसी की नज़र विंग के ऊपर एकदम गड़ी होती है और वो कोई और नहीं, शाओ बाओ है। शाओ बाओ जो कि जीही की तरह दिखती है। उसकी नज़र हमेशा विंग पर रहती है, वो विंग पर नज़र रखती है। ये तो हमारी पुरानी स्टोरी लाइन हो गई। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स जिनको मैं याद दिला दूं कि वो किसकी तरह दिखते हैं। हाओरन जो कि काय की तरह दिखता है। काओशिंग जो कि फैंशिंग की तरह दिखता है। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। विंग जिसको महल में रहते रहते काफ़ी समय हो चुका है, उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी कि वो वांगजी के आसपास भी न मंडराए और इसकी जिम्मेदारी महारानी ने शाओ बाओ को दे दी थी। शाओ बाओ जो तो बस इसी बात का मौका ढूंढती रहती थी कि उसे विंग के पास जाने का एक मौका मिल जाए। और अब इतनी बड़ी मौका उसके पास था कि जब महारानी खुद बोल रही हैं कि उसे विंग के साथ रहना, तो वो कैसे इस बात को जाने दे सकती थी। उसने तुरंत उस मौके को अपने हाथ में ले लिया और वो विंग के साथ घूमने लगी। विंग को वो सेल्फ डिफेंस भी सिखा रही थी, उसे लड़ना भी सिखा रही थी। विंग को शाओ बाओ काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। शाओ बाओ विंग को बहुत ही पैम्पर कर रही थी, बहुत ज़्यादा। वो कुछ खाने के लिए मांगता और शाओ बाओ तुरंत मंगा देती। विंग कुछ भी कहता और शाओ बाओ तुरंत कर देती। विंग को शाओ बाओ बहुत पसंद आने लगी थी। शाओ बाओ अपनी उम्र से बहुत कम दिखती है, पर असल में वो वांगजी और सिचेन दोनों से बहुत ज़्यादा बड़ी है। विंग से उसका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। विंग को भी नहीं पता है कि वो कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ रहा था शाओ बाओ के। उसके अलावा उसे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि सिचेन उसके साथ रहते थे, रानी माँ भी उसके साथ रहती थी और जो महाराज हैं वो भी विंग के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे। अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जब शादी में बस 2 दिन बाकी रह गए थे। उस दिन विंग जो कि गार्डन में बैठा हुआ था, उस बगीचे में बैठ करके वो बस उन फूलों को निहारे जा रहा था
जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। विंग उनकी तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता, लेकिन उन्हें छूता नहीं, बल्कि हवा में से ही बिना उनको छुए वापस अपने हाथ को खींच लेता। विंग को ऐसा करते हुए कोई देख रहा था और वो ऐसा देख करके मुस्कुरा भी रहा था। वो कोई और नहीं, हमारे लांस एजेंट थे, जो कि यहाँ पर बस ऐसे ही घूमने के लिए आए थे, क्योंकि आजकल उनके पास बहुत सारा काम है। उस काम को करते करते वो बहुत ज़्यादा थक जाया करते हैं। अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम मिला था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो यहाँ बगीचे में आकर थोड़ा सा टहल ले। उन्होंने वहाँ पर विंग को देखा, जो कि बार बार एक फूल की तरफ देख रहा था। वो वहाँ हाथ बढ़ा रहा था और वापस खींच रहा था। ये देखकर उन्हें थोड़ी सी खुशी महसूस हुई, उन्हें हंसी आ गई और वो उसी मुस्कान के साथ विंग के पास गए, उसके हाथ को पकड़ा और उस फूल पर रख दिया। विंग ने हैरान होकर के सिजनगा की तरफ देखा। उसने कहा, ग आपने ये क्या किया? सिजनगा जिन्होंने कहा, तुम उसे इसे देख रहे थे, मुझे लगा तुम उसे छूना चाहते हो, तो देखो अब तुमने उसे छू लिया है। विंग जो हंसने लगा, उसने कहा, गगा आप बहुत अच्छे हो। ऐसा बोलकर विंग जो कि ताली बजाने लगा। सिजन से कुछ समझ तो नहीं आया कि ये विंग कर क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हरकत विंग की थोड़ी सी अजीब थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस विंग के सर पर हाथ फिरा और कहा, अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो अकेले अकेले? विंग जिसने कहा, गगा लाओशी अभी तक नहीं आई, उन्होंने कहा था वो मुझे आज कुछ नया सिखाएंगी, मैं बस उनका इंतज़ार कर रहा था। सिचेन जिन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है वो थोड़ी सी आज बिजी होंगी, इसलिए नहीं आ पाई, वरना वो तुम्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकती। विंग जिसने कहा, हाँ गगा मैं भी ये मानता हूँ, वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। वो तो पता है मुझे बहुत पसंद करती हैं, मुझसे हमेशा अच्छे से बात करती हैं और मैं जो मांगता हूँ मुझे ला कर दे देती हैं, वो बहुत अच्छी हैं गगा। सिजनगा जिन्होंने कहा, हमारे विंग के साथ सब लोग अच्छे हैं, वैसे भी तुम हमारे फ्यूचर क्यून जो हो, और क्यून के साथ तो सबको अच्छा होना ही चाहिए। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग अभी के लिए थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहा था, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड था, लेकिन सिचेनगा जिन्होंने सोचा कि शायद शादी की वजह से विंग ऐसा कर रहा है, या फिर शायद उसका इमोशंस उस पर हावी हो रहे हैं, उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। सिचेनगा जिन्होंने कुछ देर तक विंग से बात की, लेकिन उसके बाद उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि अभी भी शादी का बहुत सारा काम बकाया है। वो जैसे ही गए वैसे ही शाओबाओ वहाँ आ गई थी। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग आज हमें कहीं जाना है, मुझे लगता है तुम मेरे साथ वहाँ जाना चाहोगे, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं है। विंग इसने कहा, नहीं नहीं लाओशी, मैं सच में जाना चाहता हूँ, बस आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हैं? लाओशी मतलब शाओबाओ जिसने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, शब्दों से बताना उतना अच्छा नहीं लगता है, जब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विंग जिसने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। इसके बाद वो बस शाओबाओ के साथ में जाने लगा। शाओबाओ उसे महल से बाहर ले आई। बाहर ले जाकर वो उसे और भी ज़्यादा आगे ले जाने लगी। विंग जिसने शाओबाओ की तरफ देखा और कहा, लाओशी हम कहाँ जा रहे हैं? मुझसे कहा गया था कि मुझे महल से बाहर नहीं निकलना है। शाओबाओ जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या विंग, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, मैं तुम्हारी लाओशी हूँ, मैं तुम्हें कहीं गलत जगह पर नहीं ले जाऊँगी। विंग जिसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि हाँ उसकी लाओशी उसे गलत जगह पर तो नहीं लेके जाएंगी। इसके बाद बस शाओबाओ उसे आगे तक ले जाने लगी। वो लोग बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। विंग जिसने ध्यान दिया कि वो एक बहुत अलग जगह पर आ गया है, ये जगह बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। वो यहाँ कैसे पहुँचा उसे नहीं पता है, बल्कि इस जगह पर ना ही तो कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, ना हरियाली है, और यहाँ ऐसा लगता है कि हवा भी नहीं चल रही है। विंग को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। शाओबाओ जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? विंग जिसने कहा, लाओशी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पाऊँगा, मेरा सर भारी हो रहा है, मैं चल नहीं पाऊँगा। ऐसा बोलकर विंग जो कि नीचे बैठ गया। उसका सर बहुत भारी लग रहा था, उसका सर घूमने लगा था, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन विंग जो कि फिर भी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा छाता जा रहा है और वो जैसे अंधेरे में खो गया है। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक छोटे से एक गुफा में था। उस गुफा में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन हाँ वहाँ आग जली हुई थी, कुछ मशालें जल रही थी जिससे थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे रही थी। विंग जो वहाँ उठकर बैठ गया, उसने देखा कि वो एक पत्थर के बेड पर सोया हुआ था।
विंग जिसे याद आया कि वो तो xiaoबao के साथ था ना। विंग जो कि अब बहुत अच्छे से समझ पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे उसे यहाँ पर जानबूझ के लाया गया है। उसे वो बिहेवियर, वो सब कुछ भी समझ आ रहा था कि वो इन दोनों से कितना अजीब बर्ताव करने लगा है। अपने माता-पिता से बातें नहीं कर रहा है, वांग जी से मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, और लास्ट टाइम उसने सचिन से बात की थी जिस लिहाज़े में की थी, वो भी उसे समझ आया। उसे वो कुछ अजीब लगा, फिर भी उसने इस बात को जाने दिया। वो बस वहाँ उस गुफ़ा में चिल्लाने लगा, लाओशी! 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 बाओ लाओशी! लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं था। विंग जिसने बस आगे चलना चालू कर दिया। उस गुफे का छोर भी आ गया जहाँ पर दरवाज़ा बंद था। उस गुफा के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था, जहाँ से निकलना विंग के लिए आसान नहीं था। विंग जो कि उस पत्थर को हटाने की नाकामयाब कोशिश किए जा रहा था। विंग जिसे समझ आने लगा था थोड़ा थोड़ा कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे यहाँ पर अपने मतलब जानबूझ के लाया गया है और उसे यहाँ लाकर बंद कर दिया गया है। विंग वापस आया, उसने एक मशाल उठाई और वो अंदर की तरफ जाने लगा। अंदर की तरफ गुफा बहुत गहरी थी, अंदर तक थी। विंग जो कि खाली नहीं बैठ सकता है, उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा और घर जाकर सबको बताना होगा कि xiaoबao के इंटेंशंस कुछ सही नहीं है, उसके इरादों में कुछ तो खोट है। विंग जो उस गुफा में चलता जा रहा था, उसे खुद भी नहीं पता है कि वो कितना आगे तक चला, लेकिन उसे इतना मालूम है कि एक समय ऐसा आया था कि वो इतना थक गया था कि वहीं पर बेहोश हो गया था। अब अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे किसी की आवाज़ आती है, विंग, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग। विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सामने वांग जी को देख पाता है। उसे देखते ही वो वांग जी को विंग हक कर लेता है और कहता है, वांग जी, तुम राजकुमार, मैं ठीक तो हूँ ना? मैं कहाँ हूँ? आप कहाँ हैं? विंग जिसने आप पूरे अपने आप को अच्छे से देखा, उसने देखा कि वो वांग जी के रूम में है। ये देखकर उसे थोड़ी सी तसल्ली मिली। विंग जिसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की कि वो कहाँ था, वो किस हालत में था, पर विंग को कुछ भी याद नहीं आया। वांग जी जिसने कहा, विंग, आज हमारी शादी थी, तुम्हें पता है? विंग जो हैरान हो गया था, क्या सच में? विंग जिसने हैरानी में वांग जी की तरफ देखता और कहता है, मुझे मुझे नहीं पता था, मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आया? वांग जी ने कहा, तुम तालाब के पास बेहोश पड़े थे और तुम गगा को मिले थे। तुम बेहोश थे, तुम्हें होश नहीं आया, तुम 2 दिन से ऐसे ही बेहोश हो। विंग, मैं बस खुश हूँ कि तुम्हें होश आ गया है, तुम ठीक हो, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। हम शादी फिर कभी कर लेंगे। विंग जिसने कहा, नहीं, अभी समय क्या हो रहा है? वांग जी ने कहा कि रात हो चुकी है और रात के लगभग 7 बज रहे होंगे। विंग जिसने कहा कि वो अभी शादी करेगा। वो अपने माँ बाबा को बुलाएगा, वांग जी के माँ बाबा को बुलाएगा, अपने गगा को बुलाएगा, अपने लाओशी को बुलाएगा और उनके सामने ही बोस लेगा और वांग जी से शादी करेगा। वो ऐसे डिले नहीं कर सकते अपनी शादी को। वांग जी जिसने भी हामी भर दी, क्योंकि वो सच में अपनी शादी को ना होता हुआ देखकर बहुत दुखी था, पर अब विंग ने कह दिया है तो यही उसके लिए काफ़ी है। वैसे भी उसके लिए यही कुछ लोग मायने रखते हैं, ज़्यादा लोग उसके सामने मायने भी नहीं रखते। इसके बाद बस उसने जाकर सबको बता दिया कि विंग होश में आ गया है और वो ठीक है। सब लोगों ने आकर उससे बारी बारी से बातें की और विंग जो कि ज़िद पर अड़ गया था कि उसे आज ही शादी करनी है, महारानी के सामने उसने घुटने टेक दिए थे। अपने घुटनों पर बैठकर उसने मांग की कि महारानी मान जाए। अगर वो सच में विंग को अपना बेटा मानती हैं तो उन्हें मानना ही होगा। महारानी भी कुछ नहीं कर सकती, वो मान गई। कुछ मंत्रियों को, कुछ खास लोगों को उसी समय बुला लिया गया था। अचानक ही वो लोग भी हैरान थे कि अचानक ही शादी को कैंसिल कर दिया गया और अचानक ही दोबारा से रख दी गई। लेकिन जो भी हो, सब लोग खुश थे क्योंकि उनके महाराज की शादी होने वाली है। शादी के बाद महाराज को महाराज भी बनाया जाएगा, ये भी डिसाइड कर दिया गया था। कुछ टाइम बाद वांग जी की जो है ना ताज पोशाई, वो भी कर दी जाएगी। इसके बाद बस उस हॉल में वांग जी अपने रेड रोब्स में खड़ा हुआ था और विंग को वहाँ से अंदर आते हुए वो देख रहा था। विंग ने अपने सर पर कोई वेल नहीं डाली हुई थी, मतलब एक वेल डाली हुई थी पर उसके वेल से सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसका फेस आराम से नज़र आ रहा था। वो वेल बहुत पतली थी, बहुत थिन थी। विंग भी वांग जी को देख पा रहा था और वो सबको देख पा रहा था कि सब लोग कितने खुश हैं। वांग जी कितना खुश है, विंग खुद भी तो बहुत खुश है। विंग धीरे धीरे चलकर वांग जी के पास आया। उसने अपना हाथ वांग जी की तरफ बढ़ाया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और वो उसे आगे की तरफ लाने लगा। बीच में कुछ सामान थे जिन्हें उन्हें लांग कर जाना था। वो लोग उन रस्मों को फॉलो कर रहे थे और जा रहे थे। उस जगह पर पहुंचकर जहाँ पर वहाँ का जो प्रीस्ट है वो खड़ा हुआ था, जो कि उन दोनों की शादी करवाएगा।
उस प्रीस्ट ने उन दोनों के लिए कुछ बातें बोली। जो वादे वो एक दूसरे से करने वाले थे वो उन दोनों ने एक दूसरे को भी एक्सेप्ट किया। उन दोनों ने फिर एक साथ मिलकर बोस लिए, अर्थ एंड हेवन को बो किया, अपने एडलेस को बो किया और अपने एंसेस्टर्स को भी बो किया। फिर एक दूसरे को बो किया और उन दोनों की वेडिंग को कंप्लीट किया। शादी के बाद उन दोनों को ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रोका गया। हाँ, कुछ टाइम के लिए रोका गया था क्योंकि एक एक चित्रकार को बुलाया गया था जिसके साथ मिल करके उन दोनों की एक तस्वीर बनवाई गई थी ताकि उन दोनों की याद में उस तस्वीर को वहाँ रखा जा सके। वो तस्वीर काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। उस चित्रकार ने उस तस्वीर को लगभग 40 मिनट में या 1 घंटे में ही पूरा कर दिया था क्योंकि वो चित्रकार वहाँ का सबसे ज़्यादा कौशलपूर्ण चित्रकार था। उसके बाद बहुत अच्छी कला थी, वो बहुत अच्छा कलाकार था, इसलिए वो चित्रकारी बहुत जल्दी ही पूरी हो गई। इसके बाद विंग को उसके कमरे में भेज दिया गया था क्योंकि उसकी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है। इतने जल्दी वो लोग विंग के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते, यहाँ पर सबके सामने उसे खड़ा रखें, सबसे बातें करवाएं, इतना उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। वांग जी खुद भी विंग के साथ अपने कमरे में चला गया था। कमरे में जाकर वांग जी विंग को अंदर लेकर आया और दरवाजे को बंद कर दिया। उसे अच्छे से लॉक किया था वांग जी ने। ये देखकर विंग थोड़ा सा कंफ्यूज था और नर्वस भी था।